वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूजीसी नेट के पहले पेपर की कैसे तैयारी करें। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो जिस सब्जेक्ट का यूजीसी नेट देता है तो उसको सब्जेक्ट की तो मास्टरी होती है, जैसे इसलिए उसका पेपर सेकंड पर अच्छा चला जाता है। लेकिन पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम की वजह से कई बार वो पेपर यूजीसी नेट का जो जेआरएफ है या लेक्चरशिप है वो उसको क्रैक नहीं कर पाता है। तो ये पेपर आपको ये भी समझाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ताकि यूजीसी नेट के पहले पेपर में भी आप अच्छा स्कोर कर सकें और ओवरऑल आप यूजीसी नेट को क्रैक कर सकें। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको मिलते हैं कैरियर गाइडेंस से जुड़े बहुत अच्छे वीडियो जो आपको कैरियर को दे सकते हैं एक नई दिशा। साथ ही इसमें टेक्निकल कोर्सेज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, इनके वीडियोस भी आपको मिलेंगे और साथ ही मैनेजमेंट कोर्सेज के डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स भी इसमें मिलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाने वाली पहली यूनिट जो है वो कहलाती है टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी कि इस यूनिट में वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए, या अगर आप टीचर हैं तो एज ए लर्नर भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए जरूरी है, कौन से ऑफलाइन जरूरी है, कौन सा ऑनलाइन जरूरी है। तो हम ये सब सीखते हैं, ये सब समझते हैं एक एक पॉइंट वाइज। देखिए सबसे पहले आता है टीचिंग। टीचिंग मतलब जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं किसी क्लास में या कुछ चीज समझाने के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, ये इस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है। यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टीचिंग का मतलब क्या होता है, हमें क्या हम चीज समझा रहे हैं, क्या हमारा मतलब है, क्या हम चाहते हैं टीचिंग करने से, वो कॉन्सेप्ट में आ जाता है। इसके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं टीचिंग के। ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि भाई सामने वाला समझ जाए कि हमको समझाना क्या है, उसको आसानी हो जाए, उसका स्कोर अच्छा हो, उसका इम्प्लीकेशंस आगे। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए जब आप टीचिंग करने जाते हैं तो लेवल ऑफ टीचिंग होती है, मतलब अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये इस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं कि वो चीजें सिर्फ आपको याद हो जाए, तो वो कहलाता है मेमोरी बेस्ड। यदि हम ये चाहते हैं वो चीज आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो वो कहलाता है फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग। यदि हम ये चाहते हैं कि वो चीज आप समझ लेने के बाद फिर उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकें तो वो कहलाता है हमारा रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल ऑफ टीचिंग होती है। साथ में इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ते हैं, तो वो क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आप ले रहे हैं तो कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। ये सब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट हुआ टीचिंग का। दूसरा पॉइंट हुआ लर्नर का। एज ए टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि लर्नर को क्या चीजें पता है। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए एज ए टीचर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर। एडोलेसेंट का मतलब होता है ऐसे लर्नर जो अभी अभी आए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से आप पढ़ाएंगे। और अगर कोई एडल्ट लर्नर है, मतलब वो मेच्योर्ड है, उसको थोड़ा बेसिक नॉलेज है, तो उस तरीके से आप क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आपका एडल्ट लर्नर है तो फिर उस केस में आपको एकेडमिक उसका पता होना चाहिए, वो किस लेवल पे कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसकी सोशल नीड्स क्या है, उसकी इमोशनल नीड्स क्या है। क्योंकि जब तक आप इमोशनली फिट नहीं होगा बच्चा, वो आपसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी कॉग्निटिव नीड्स क्या है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए एज ए टीचर। और ये इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब आपके सामने अगर 40 बच्चे बैठे हैं तो ये जो नीड्स हैं, जो हमने अभी नीड्स आपको बताई, ये 40 बच्चों की अलग अलग नीड्स होंगी, तो सब बच्चों की नीड्स आपको एज ए टीचर पता होना चाहिए। तो ये हमारा लर्नर के बारे में। अब ये थर्ड पॉइंट है वो कहलाता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड करते हैं, वो इस पॉइंट में पढ़ते हैं। जैसे टीचर लर्नर, टीचर किस लेवल का है, वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरीके से है। लर्नर है वो किस टाइप से है, क्या वो बिल्कुल एडोलसेंट है या आपका मेच्योर टाइप का है। सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इंटरनेट बेस्ड पढ़ा रहे हैं, पीपीटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं, चॉक डस्टर, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब अफेक्ट करते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, आपके पास जब टीचर जो पर्टिकुलर क्लास में पढ़ा रहा है
उस जगह पे लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरीके से, शोर शराबा तो नहीं है, आराम से पढ़ रहा है, रिलैक्स है, कहीं से आवाज तो नहीं आ रही, वो सब इस पॉइंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। जब आप कोई हायर लर्निंग के लिए जाते हैं तो क्या उसके अंदर कौन कौन से तरीके से चेंजेस आते हैं, वो इस पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं। तो एक होता है टीचर सेंटर्ड और एक होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। देखिए, जब भी कोई आप टीचिंग करने जाते हैं तो दो तरीके से टीचर पढ़ा सकता है। एक तो वो ये पढ़ा सकता है कि जो उसने तैयार किया, जो कॉन्सेप्ट उसने तैयार किया वो क्लास में आए और डिलीवर करे और चला जाए। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो एज्यूम करे कि भाई लर्नर को क्या क्या चाहिए, उसकी नीड्स क्या है, किस टाइप का लर्नर है, क्या लोअर लेवल पर लर्नर है, अपर लेवल लर्नर है, उसकी नीड्स क्या है, और उनके हिसाब से फिर वो अपने लेक्चर को ढाल के फिर वो पढ़ाता है, तो वो कहलाता है हमारा लर्नर सेंटर। तो दो तरीके से हो सकती है, एक होता है टीचर सेंटर्ड हो सकता है और एक हमारा हो सकता है लर्नर सेंटर्ड होता है। उसी तरीके से आजकल हायर एजुकेशन में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का यूज किया। जब से एनईपी आया है तो आप क्लासरूम में भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको कोई ऑनलाइन जो एप्स हैं गवर्नमेंट के, उनके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे स्वयं का हुआ, संप्रभा हुआ, मूक हुआ, ये सब अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से भी आप हायर एजुकेशन की स्टडी ले सकते हैं। तो आज कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये पॉइंट के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से इस टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, मतलब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक तो होता है ट्रेडिशनल, जिसमें हम बोलते हैं कि चौक डस्टर का यूज करते हैं, क्लास में जाते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे जैसे बच्चे को पढ़ाना होता है वो पढ़ाता है और आ जाता है, वो कहलाता है हमारा ट्रेडिशनल। मॉडर्न का मतलब होता है कि ऐसे जो कंप्यूटर का यूज हो रहा है तो वो कहलाते हैं मॉडर्न का। आईसीटी का मतलब होता है जहां पर हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट ये यूज कर रहे हैं, वो कहलाता है आईसीटी। तो हायर एजुकेशन में ट्रेडिशनल भी यूज हो रहा है, मॉडर्न भी यूज हो रहा है और आईसीटी भी यूज हो रहा है। तो ये पता होना चाहिए हमको कि मॉडर्न कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, आईसीटी में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, ये सब आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस यूनिट का लास्ट पॉइंट देखते हैं, वो है इवैल्यूएशन सिस्टम। देखिए, आपने एज ए टीचर आपने स्टूडेंट को पढ़ा दिया, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दे दिया, सब इंस्ट्रूमेंट दे दिए, अब आपको स्टूडेंट को इवैल्यूएट करना होगा एज ए टीचर। तो कौन कौन से सिस्टम होते हैं वो इस पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम में मतलब बहुत सारे होते हैं कि आप टर्म बेस्ड का एग्जाम ले सकते हैं, आप सीसी का एग्जाम ले सकते हैं। तो कौन कौन से इवैल्यूएशन सिस्टम है, वो डिफरेंट टाइप के इवैल्यूएशन सिस्टम में पूछे जाते हैं। इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हायर एजुकेशन। अब जब से एनईपी आया है, जब से उन्होंने ये कह दिया है कि आपका क्रेडिट सिस्टम हुआ। क्रेडिट सिस्टम का मतलब है आप मेजर पेपर पढ़ेंगे तो इतने क्रेडिट अंक दिए जाएंगे, आप माइनर पेपर पढ़ेंगे तो इतने क्रेडिट अंक दिए जाएंगे, और जब आपका इतना क्रेडिट जुड़ जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तो वो कहलाता है क्रेडिट सिस्टम। मतलब इसमें पास फेल जैसा, पास फेल स्कीम कह सकते हैं, पास फेल के अलावा भी आपको एक मिनिमम क्रेडिट स्कोर करना पड़ता है ताकि आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकते हैं। तो कैसे करना है वो सब इसमें आते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, आज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग भी होने लगी है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए, आईसीटी टूल्स आने लगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करने लगे। और इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम, और नए नए इनोवेशन भी इस इवैल्यूएशन सिस्टम में आ रहे हैं। यानी कि यूनिट फर्स्ट में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें टीचिंग लर्निंग फैक्टर्स रिलेटेड उसके जो फैक्टर्स है वो आते हैं, साथ में मेथड्स ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन और हायर एजुकेशन में क्या क्या टूल्स यूज करते हैं वो आता है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कौन कौन सा होगा वो आएगा, और इवैल्यूएशन सिस्टम यानी कि जब आप स्टूडेंट को आप पढ़ा देंगे तो उसको किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। ये पूरा क्वेश्चंस आपको यूनिट फर्स्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड में यूजीसी नेट या जेआरएफ के पेपर में पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट। अब अपन देख लेते हैं सेकंड यूनिट, वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पर है रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए, जैसे आप लेक्चरशिप या जेआरएफ के लिए जाते हैं तो आपको रिसर्च करना ही होती है, या यदि आप जेआरएफ नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप लेक्चरशिप है तो आगे जाके आपको पीएचडी करना है तो आपको रिसर्च से रिलेटेड काम तो आना ही है। इसलिए यूजीसी नेट ने इस यूनिट को सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया है ताकि आपको रिसर्च का भी अच्छा सा नॉलेज हो जाए और उसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं
वो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कहलाते हैं। तो कौन कौन से रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको एक बार यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहली यूनिट आएगी जो रिसर्च से रिलेटेड आती है। रिसर्च से रिलेटेड आती है मतलब पहले पूछा जाता है मीनिंग क्या होता है। रिसर्च वर्ड इसलिए दिया गया कि दुनिया में कुछ भी चीज नई नहीं है, ऑलरेडी वो चीज वहां मौजूद है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसको रिसर्च कर रहे हो। अगर आपने उसको पहली बार खोजा है तो भी एक तरीके से रिसर्च है, और यदि किसी ने खोज लिया है उसको पहली बार और फिर आप उसको नया इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं तो वो भी रिसर्च है। यानी कि रिसर्च का मतलब होता है कि आप फर्स्ट टाइम उसको ढूंढ रहे हैं, या जो भी आपने पहले से ढूंढा हुआ है उसको आप नया इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, नए तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मीनिंग हुआ। अब ऐसे रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं वो रिसर्च के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस रिसर्च में क्या होता है, इस रिसर्च में क्या होता है, उसकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी जिससे कि हम उसको एक रिसर्च बोलेंगे। तो ये सब पॉइंट्स आपको बुक्स में मिलेंगे। एक होता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। देखिए, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच का मतलब होता है जब भी कोई रिसर्चर कोई काम करता है तो ये देखा जाता है क्या वो रिसर्चर का जो उसके जो बैकग्राउंड है, सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, उसका बिहेवियर है, क्या वो उस पर असर डालता है, रिसर्च कंक्लूजन पर असर डालता है। यदि आपका रिसर्चर का बैकग्राउंड जो मैंने बताया सोशो इकोनॉमिकल, वो उसके रिसर्च के कंक्लूजन पर असर डालता है तो वो कहलाता है पॉजिटिविज्म। और इसी तरीके से यदि वो उसके ऊपर असर नहीं डालता है, असर नहीं डालता मतलब रिसर्चर ने जो रिसर्चर का जो सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है या उसका जो बिहेवियर है वो रिसर्च के कंक्लूजन पे असर नहीं डालता है, तो फिर वो कहलाता है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। तो ये दो अप्रोचेस के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च। देखिए, जब भी आप कोई रिसर्च करने जाते हैं तो ये रिसर्च किस टाइप की जा रही है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसे है, इस पर डिपेंड करता है कि रिसर्च कौन सी होगी। कुछ रिसर्च ऐसी होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत होती है, जहां पर आपको केमिस्ट्री लैब में जाना पड़ेगा या कोई फिजिकल लैब में जाना पड़ेगा या कोई पर्टिकुलर लैब में जाना पड़ेगा, जहां एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, वो कहलाता है एक्सपेरिमेंटल होता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जहां आपको थ्योरेटिकली कुछ बताना पड़ता है, कहीं आप सर्वे करने जा रहे हैं, कुछ आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और वो सोशल टाइप की, तो वो जो होती है वो हमारी डिस्क्रिप्टिव कहलाती है। एक होती है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है हमने जो फैक्ट्स लिए हैं वो हिस्ट्री से लिए हुए हैं और उसी के बेसिस पर हमने कुछ कंक्लूजन निकाला है, रिसर्च करी है, तो वो कहलाता है हिस्टोरिक। एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि जहां पे हम उसके गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, जहां पे हम उसकी क्वालिटी की व्याख्या कर रहे हैं, अगर इस टाइप में रिसर्च कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। इसी तरीके से अगर हम कोई कंक्लूजन कर रहे हैं, कोई डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो ये अलग अलग टाइप्स के मेथड्स होते हैं रिसर्च के, जिनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस टाइप की रिसर्च है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जब कोई भी रिसर्च आप करने जाएंगे तो उसकी बेसिक कौन सी रिसर्च होती है, तो कुछ सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर उसकी हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसमें आप रिसर्च डिजाइन करेंगे, फिर डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद आप डेटा की एनालिसिस करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। तो ये स्टेप्स कहलाती है रिसर्च की। तो कौन कौन सी ऐसी रिसर्च की स्टेप्स होती हैं और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कहलाता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। इसी तरह थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। देखिए, जब आप थीसिस लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं तो अलग अलग उसमें फॉर्मेट होते हैं उसको, कि भाई इतना उसका जो हेडिंग है वो इतने फॉन्ट साइज की होना चाहिए, उसका टाइप ये होना चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, और राइट अलाइन ऐसा होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन ऐसा चाहिए, बॉटम यहाँ से ऊपर होना चाहिए। तो ये कहलाता है फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अलग अलग टाइप के फॉर्मेट होते हैं अलग अलग टाइप की रिसर्च में। और स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, जब आप कोई रेफरेंस यूज किया करते हैं, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप किसी और की इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको रेफरेंसिंग कहते हैं। अगर वो रेफरेंस करते हैं तो उसका भी अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे अगर आप टेक्निकली
थीसिस बना रहे हैं, आर्टिकल कर रहे हैं, तो उसमें जो एक रेफरेंसिंग का टाइप होता है वो IEEE होता है। या कोई और भी अगर आप थ्योरी का कर रहे हैं, इंग्लिश का कर रहे हैं, या सोशियोलॉजी का कर रहे हैं, हिस्ट्री का कर रहे हैं, तो वो सबकी अपने हिसाब से नए नए रेफरेंसिंग पॉइंट होते हैं, रेफरेंसिंग करने का तरीका होता है। तो रेफरेंसिंग के वो तरीके आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च। एप्लीकेशन ऑफ ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि रिसर्च में आप ICT का यूज कैसे कर सकते हैं। ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट सबका यूज कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी रिसर्च बेहतर तरीके से हो सके, हम नॉलेज को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो सारे जो एप्लीकेशंस आते हैं वो इस पार्ट में आते हैं। और एक होता है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है कि जब भी आप अगर कोई रिसर्च करने जाए तो उसका एक मोरली कुछ वैल्यूज होते हैं, एथिक्स वैल्यूज मोरलिटी कुछ होती है क्या जब आप रिसर्च करने जाए, तो ये पॉइंट होना चाहिए। जैसे यदि आप किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को अगर अपनी थीसिस या अपने आर्टिकल में इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसका जरूरी है कि रेफरेंस दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे जो वैल्यूज हैं जो आपको रिसर्च करते समय ध्यान रखना चाहिए, वो आते हैं रिसर्च एथिक्स के अंदर। तो ये हमने सेकंड यूनिट देखी जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। अब देख लेते हैं इसकी थर्ड यूनिट। अब टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड देख लेने के बाद थर्ड यूनिट में देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा और टेक्स्ट के बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आपको आंसर देना है। तो देखिए, जब हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन में जो चेक किया जाता है वो ये चेक किया जाता है कि आप डायरेक्ट किसी चीज को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि नहीं। मतलब कुछ क्वेश्चन उसके अंदर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली दिए होते हैं। अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है वो कॉम्प्रीहेंशन के, तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कीवर्ड्स पे बेस्ड होंगे। यानी ऊपर आप कीवर्ड देखा और आपने नीचे क्वेश्चन में कीवर्ड देखा, दोनों को मेल किया और आपने उसका आंसर दे दिया। तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे कीवर्ड के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें आपको कंक्लूजन निकालकर बताना पड़ता है, कुछ उसका कंक्लूजन क्या था, जो मैसेज का उसका कंक्लूजन था, तो उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन होता है। और कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उस पैसेज को एनालिसिस कर लेने के बाद फिर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका बेस्ट वे जनरली ये माना जाता है कि पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, फिर उसके बाद टेक्स्ट पढ़ें, और टेक्स्ट पढ़ने के बाद वापस से आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर पूरे चांसेस हैं कि आपके कॉम्प्रीहेंशन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो ये यूनिट में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, 4 से 8 कॉम्प्रीहेंशन देना पड़ेगा, उसका रिजल्ट देखना पड़ेगा, तो फिर आप यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। अब यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट देख लेते हैं जो कि है कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन में ये 4 पॉइंट के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, मीनिंग ये कि कोई भी चीज आप इन मैसेज को या इंफॉर्मेशन को सोर्स से लेके रेसिपिएंट तक पहुंचाना, इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। उसके उनसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन हम टॉप टू बॉटम कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप कर सकते हैं, पीयर टू पीयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए कि एक सोर्स होना चाहिए, एक रेसिपिएंट होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए। ये सब क्या कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। तो इनकी सबकी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछा जाएगा। दूसरा हुआ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आया वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या, वर्बल तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्बल का मतलब होता है कि कोई हम जो बोल रहे हैं, जैसे मैं आपके साथ अभी बोल रहा हूं तो ये मेरा वर्बल कम्युनिकेशन है। और दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है जो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, इस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज से जो आप कम्युनिकेट करते हैं वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसा माना जाता है कि नॉन वर्बल किसी भी कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होता है और वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, एक होता है इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये तो आपका 1-to-1 हो सकता है। और इंटरकल्चरल मतलब आप 2 व्यक्ति या ग्रुप ऐसे बात कर रहे हैं कि उनका कल्चर अलग अलग है, उनकी सोच समझ अलग है,
दूसरे ग्रुप की सोच समझ अलग है, उनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो किस तरह से कम्युनिकेशन आता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे सॉल्यूशन करना है, वो सब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जैसे कोई टीचर आया, उसने आपको पढ़ाया, तो ये 1 वे होना चाहिए कि 2 वे होना चाहिए कि इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये सब कम्युनिकेशन जो होते हैं वो क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एक होता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन, वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पूरी तरीके से हो पा रही है या नहीं। अगर नहीं हो पा रही है तो वो कहलाता है हमारा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब हो सकता है कि आपकी जो मीडियम है वो अलग हो, आपका कल्चर अलग हो, आपकी सोसाइटी अलग हो, आपकी सोचने का तरीका अलग हो, तो ये सब बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है, मतलब ये बाधा देते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये कहलाता है हमारा मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया एंड सोसाइटी का मतलब होता है, ये तो कम्युनिकेशन हमने 1 to 1 देखा, ये हमने दो ग्रुप के बीच में देखा, क्लासरूम में देखा। और एक होता है मास लेवल पे, कि आप कोई चीज मास लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कोई लाउड स्पीकर लगा कर रहे हैं, कोई आप न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं, कोई वेबसाइट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो सब क्या जाते हैं मास मीडिया में जाते हैं। उनके सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सब चीजें आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना होता है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट यूनिट। अब अपन देख लेते हैं 5th यूनिट, जो की है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की। तो इसमें सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। टाइप्स ऑफ रीजनिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट जो यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, उसमें अपन इसको पूरी स्टडी करेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये दोनों में सेम है, चाहे आप इसको यहाँ पर पढ़ लीजिए, चाहे आप लॉजिकल रीजनिंग जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें पढ़ लीजिए, तो एक ही बात होती है। तो 2 टाइप की होती है, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। तो वो ये मैं आपको नेक्स्ट यूनिट में बताऊंगा कि डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इसके बाद आता है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप। देखिए नंबर सीरीज का मतलब होता है कि यहाँ पर एक पैटर्न दिया जाता है नंबर के बेसिस पर, और फिर उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से मिसिंग नंबर कौन सा है, या कोई एक पैटर्न दे दिया जाता है, उस पैटर्न में से बताया जाता है कि इसमें से ऑड वाले जो सीरीज है, नंबर सीरीज है, उनको आप निकालिए। यानी कि कुछ नंबर के बेसिस पे दे दिए जाते हैं और नंबर सीरीज में फिर आपको बताना होता है कि कौन सी नंबर सीरीज रीजनिंग वाइज सही है और कौन सी नंबर सीरीज अलग है। इसी तरीके से लेटर सीरीज होता है। लेटर सीरीज मतलब ABCDEF, ऐसे मतलब कुछ ऐसे सीरीज बना दी जाती है इसमें एक एक लेटर छोड़ के बनाते हैं, कुछ में रिवर्स करके बनाते हैं, और फिर इसमें से पूछा जाता है कि इसमें से आप बताइए कि ऑड कौन सा है, इसमें से बताइए कौन सा सीक्वेंस सही है। तो इस तरीके की जो लेटर सीरीज होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कोड्स होता है। कोड्स होने का मतलब है कि अगर बोला जाता है कि पुल को हम ये कहते हैं, इसको हम ये कहते हैं, तो बताइए इसको हम क्या कहेंगे। या MNO को या किसी चीज को हमने बोला कि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो बताइए इन दोनों को जोड़ने के बाद इसका कोड क्या बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कोड्स में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो कहलाता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब है ये इसका फादर है, ये इसकी मदर है, मदर की ये सिस्टर है, सिस्टर का ब्रदर है, इसका ये सन है, तो बताइए इसका ये कौन हुआ। तो ये जो कहलाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन वो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसको कि आप ड्रॉ करने के बाद, लाइन खींचने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप की ये जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं 6, 7, 8 की मैथ्स के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम फ्रैक्शन होता है कि आपको दे दिया गया कि भाई ये फ्रैक्शन है, इतने डिवाइड बाय इतने, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, या इतने डिवाइड बाय ये और इतने डिवाइड बाय वैल्यू थी, कौन किससे ग्रेटर है, लेस देन है। इस टाइप की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल कहलाती है। एक क्वेश्चन होते हैं वो कहलाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम का मतलब अगर 3 लोग इस काम को कितनी देर में कर सकते हैं तो 2 लोग कितने करेंगे। या डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक आदमी ने पूरब में चलना शुरू किया, वहां से फिर वो लेफ्ट हो गया, तो कितनी दूर में हुआ, ये डिस्टेंस का होता है, तो बताइए कितनी दूरी उसने तय करी। इसी तरीके से रेशियोज के होते हैं कि ये रेशियो इस रेशियो से बड़ा है या ये रेशियो इस रेशियो से छोटा है। प्रोपोर्शन के होते हैं कि इसका क्या वही प्रोपोर्शन है जो दूसरे का प्रोपोर्शन है।
और ये क्या था परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है किसी ने इस सामान को इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो बताइए कि उसको तो कितना परसेंटेज फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। या कोई स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाता है, इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाता है, टोटल मार्क्स कितने हुए वो बताइए। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि अभी मैंने बताया कि दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब कितने खरीदा, कितने में बेचा, बताइए कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज लॉस हुआ। उसी तरीके से इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट में भी परसेंटेज के बेसिस पे आप इंटरेस्ट बता दीजिए कि अगर इंटरेस्ट की रेट इतना है तो बताइए इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन। डिस्काउंटिंग, अगर इसने इसको इतना डिस्काउंट दिया तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब ये सब सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, अलग अलग नहीं होते। परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा, उसी में इंटरेस्ट भी आ जाएगा, डिस्काउंट भी आ जाएगा और फिर एवरेज भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस 5th यूनिट में मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट जो की है लॉजिकल रीजनिंग की। अब देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने इसमें सही आंसर कर लिया तो फिर आपको टोटल नंबर्स हो जाएंगे, और यदि आप इसको नहीं समझ पाए तो फिर ये मार्क्स जो होते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक एक करके समझते हैं लॉजिकल रीजनिंग की इस यूनिट को। देखिए सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है? जिसके अंदर प्रीमाइसेस होता है, जिसके अंदर एजम्पशन होता है और कुछ कंक्लूजन होता है, जिसको कहते हैं हम आर्गुमेंट्स। तो ये इसके स्ट्रक्चर को हमको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आर्गुमेंट्स के फॉर्म्स होते हैं। तो इस तरीके से 6 फॉर्म्स होते हैं जो आर्गुमेंट्स के फॉर्म्स कहलाते हैं। वो आपको समझ में आना चाहिए, तो उनके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा। इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगराइजेशन, प्रोपोजिशन। कैटेगराइजेशन, प्रोपोजिशन क्या होते हैं? प्रोपोजिशन वो होते हैं जिनकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं होते, वो अपने साथ या तो ट्रू लॉजिक क्लियर करेंगे, ट्रू वैल्यू कैरी करेंगे या फिर फॉल्स वैल्यू कैरी करते हैं। तो मूड्स एंड फिगर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मूड्स क्या होते हैं और फिगर्स कैसे कहते हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल पॉलिसीज। पॉलिसीज का मतलब होता है कि ऐसी एरर्स जो लॉजिक आर्गुमेंट्स के अंदर होती है वो कहलाते हैं पॉलिसीज, कमियां। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है कि यदि उसके आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो वो कहलाता है फॉर्मल आर्गुमेंट, और यदि उसके जो रीजनिंग है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्रीमाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहलाती है इनफॉर्मल पॉलिसीज। तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे होता है कि भाई आप बताइए फॉर्मल पॉलिसीज है या इनफॉर्मल पॉलिसीज है। इसी तरह के यूजेस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के क्या क्या यूज है वो पता होना चाहिए। कोनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स। डिनोटेशन का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनके डायरेक्ट मीनिंग होते हैं वो कहलाते हैं डिनोटेशन, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके की कुछ मीनिंग कैरी किए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे कोनोटेशंस। ठीक है। और क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये देखिए प्रोपोजिशन में क्या होता है, जब हम प्रोपोजिशन बनाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है, सब कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इस तरीके से एक चार्ट बनता है, टेबल बनता है जिस कट करके, तो वो कहलाता है हमारा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है इवैल्यूएटिंग डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जब कोई आपका कंक्लूजन प्रीमाइसिस के ऊपर डिपेंड होता है। प्रीमाइसिस के बेसिस पर जब आप कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो कहना है डिडक्टिव टाइप का। इसी तरीके से जब आप एक जनरल फॉर्म निकालते हैं, जनरल स्टेटमेंट के बेसिस पर निकालते हैं, तो वो कहलाता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। तो इनके बीच में डिफरेंसेस आपको बताना रहता है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि डिडक्टिव टाइप की रीजनिंग का एग्जांपल है या इंडक्टिव रीजनिंग टाइप का एग्जांपल, तो आपको बताना होता है। इसी तरीके से एनालॉगीज होती है। एनालॉगीज का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं। तो वो समानताएं अगर ये इसके समान है तो ये इसके समान है, तो क्या ये इसके समान है। इस तरीके से जो एनालॉगीज जो होती हैं
वो इसका पार्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से वेन डायग्राम होता है सिंपल है, मल्टीपल यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। देखिए एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जैसे पूछा जाता है कि जैसे दो चीजें हैं, दो एंटिटी है, पी है क्यू है, तो पूछा जाता है कि कुछ पी क्यू है, कुछ पी क्यू नहीं है, सारे पी क्यू है, सारे पी क्यू नहीं है, तो बताइए कितने पी। इस टाइप की जो वेन डायग्राम के अंतर्गत आपको समझाया जाता है, गोला बना के उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वो वेन डायग्राम होता है, उस पर ही क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के बेसिस पर आप कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं इंडियन लॉजिक, वो इसके पार्ट में कुछ शब्द होते हैं इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कुछ जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं कहलाता है परसेप्शन। इस तरीके से इन्फरेंस, इन्फरेंस का मतलब है जब कोई प्रीमाइस अपने साथ कोई मीनिंग कैरी फॉरवर्ड करता है तो वो कहलाता है इन्फरेंस। कंपैरिजन का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब आप ऐसे क्राइटेरिया की बेसिस पे कंपेयर करते हैं जो दोनों में कॉमन है तो वो कहलाता है कंपैरिजन। इसी तरह वर्बल टेस्टिमनी का मतलब होता है जब कोई हम एविडेंस लेके आगे बढ़ते हैं तो वो कहलाता है हमारा वर्बल टेस्टिमनी। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है ये जो शब्द बोला जा रहा है, स्टेटमेंट कर रहा है, ये मीनिंग तो इसके अंदर निहित है, वो कहलाता है इम्प्लीकेशन। इसी तरीके से एक होता है नॉन एप्रीहेंशन। नॉन एप्रीहेंशन का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट जो कि समझ में ही ना आ सकते, नहीं आते हैं, उनके मीनिंग क्लियर नहीं होते, वो कहलाता है नॉन एप्रीहेंशन। तो ये सब आपके सामने वहां पे एग्जांपल आई तो उसमें से आपको बताना है कि किस कैटेगरी का स्टेटमेंट है। इसके बाद जो लास्ट होता है वो कहलाता है स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ इन्फरेंस। तब जैसे मैंने बताया कि इन्फरेंस का मतलब होता है कोई वर्ड्स को, कोई मीनिंग को आगे कैरी फॉरवर्ड करना, तो वो किस तरीके से करना है, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा, कितने टाइप्स के इन्फरेंस हो सकते हैं, वो सब इसमें आता है। एक होता है इनवेरिएबल रिलेशन कि दो स्टेटमेंट के बीच में किस टाइप से रिलेशन आप बनाएंगे, वो पार्ट कहलाता है इनवेरिएबल रिलेशन का। और एक होता है पॉलिसीज और इन्फरेंस। अब जैसे पॉलिसीज तो हमने आपको बता दिया कि फॉर्मल पॉलिसी, इनफॉर्मल पॉलिसी, लेकिन उनके बीच में भी किस तरीके से इन्फरेंस आप यूज कर सकते हो, उनके बीच में भी कैसे मीनिंग लेके आप आगे बढ़ सकते हो, वो कहलाता है पॉलिसीज ऑफ इन्फॉर्म। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट यूनिट है पेपर 1 यूजीसी नेट के हिसाब से, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपके पूरे मार्क्स इसमें आ जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं 7th यूनिट जो की है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि आपको अगर डेटा दिया जाएगा तो आप उसको ऑब्जर्व करने के बाद ऐसे कैसे कंक्लूड कर लेंगे बिना उसके कैलकुलेशन किए, वो कहलाता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है सोर्सेस एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखिए डेटा जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा होता है। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा कहलाता है जहां जो कि आप डायरेक्टली ले सकते हैं, हमारे मतलब जो वहां पे ऑडियंस है, जो रिसीवर है, वो डायरेक्टली उसको गेन कर रहा हो प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा वो कहलाता है जो आप किसी सेकेंडली लेते हैं, मतलब आप डायरेक्टली उस डेटा को नहीं ले रहे। तो उसके कौन कौन से सोर्सेस है, कहाँ से लिया जा सकता है, और उसको कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो एक्विजिशन आता है। तो इस पूरे पॉइंट का ये मतलब है और उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से डेटा जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकते हैं। जैसे कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या खराब पढ़ा रहा है, तो ये जो आप रैंकिंग कर रहे हैं ये क्वालिटी की बेसिस पर कर रहे हैं, तो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। और कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने लोगों ने मैच देखा, कितने लोगों ने मैच नहीं देखा, ये कहलाता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये दो टाइप का डेटा आप रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको जो डेटा है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है ताकि कोई सामने वाला एक बार में देख के समझ जाए, तो डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार चार्ट की तरह दिखा सकते हैं। बार चार्ट का मतलब होता है कॉलम की तरीके का होता है, तो कौन सा कॉलम छोटा है, कौन सा कॉलम बड़ा है, मतलब किसका डेटा ज्यादा होगा तो वहाँ कॉलम साइज बढ़ा दिया, किसका डेटा कम होगा तो वहाँ कॉलम साइज को छोटा कर दिया, वो कहलाता है बार चार्ट। हिस्टोग्राम में अगर दिखाना है तो उसको कहलाता है हिस्टोग्राम। इसी तरीके से पाई चार्ट होता है, मतलब एक ही एंटिटी के अंदर अगर आपको अलग अलग प्रोपोर्शन दिखाना है, उसके रेशियोज दिखाना है तो होता है पाई चार्ट। इसी तरीके होता है टेबल चार्ट। टेबल चार्ट का मतलब होता है कि ऊपर आपके चार्ट रहेगा और नीचे उससे रिलेटेड डेटा रहेगा, वो कहलाता है टेबल चार्ट। लाइन चार्ट का मतलब अगर कोई ट्रेंड वगैरह दिखाना है, कोई मार्केटिंग है मैनेजमेंट का, तो उसमें ट्रेंडिंग करते हैं, तो वो एक तरीके से जैसे शेयर मार्केट है तो उसमें लाइन दिखाई जाती है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे, तो उस तरह के डेटा को बोलते हैं लाइन चार्ट।
ठीक है, इस तरीके से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। एक कहलाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आपको डेटा दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि बताइए ये डेटा इससे ज्यादा है, कम है, कितना परसेंटेज ज्यादा है, कितना परसेंटेज कम है। तो वो डेटा को, ग्राफ को देख के आपको कंक्लूड करना है और नीचे जो उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आपको जवाब देना होगा। तो वो क्वेश्चन कहलाते हैं हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन। इसी तरीके से डेटा एंड गवर्नेंस। डेटा एंड गवर्नेंस का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास आपके सारे डेटा मौजूद रहते हैं, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, इस तरीके से डेटा होते हैं। इनके बेसिस पर जो डेटा जो गवर्नमेंट काम करती है, कंट्रोल करती है लोगों को, वो कहलाता है गवर्नेंस। तो डेटा और गवर्नेंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो यूनिट थी वो यूनिट थी हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट। देख लेते हैं 8th यूनिट जो कि बेस्ड है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसका जनरल एब्रीविएशन आता है। जनरल एब्रीविएशन का मतलब होता है कि जो भी इंटरनेट है, जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको शॉर्ट में कर दिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि इसका मतलब बताइए। जैसे पूछ लिया जाएगा गोफर का मतलब बताइए, या ये पूछ लिया जाएगा अच्छा बताइए कि कोई भी एक टर्म ले लेंगे, अर्पानेट है, उसका नाम बताइए, उसका फुल फॉर्म बताइए, या ऐसे कोई भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कोई भी वर्ड को एब्रीविएट कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि बताइए इनका क्या मतलब होगा और उसकी कौन कौन सी डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है। तो ये आपको सारे एब्रीविएशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या कहेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट हो, सब आपको पता होना चाहिए। कोई भी एब्रीविएशन उसकी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरीके से अगला है यहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, जो इंटरनेट की बेसिक है कि मॉडर्न कैसे चलता है, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट होता है, इंटरनेट का मतलब होता है ग्रुप के अंदर ही जब आप एक इंटरनेट डेवलप कर लेते हैं तो वो कहलाता है इंट्रानेट। तो उसमें कैसा होता है, ईमेल कैसे होता है, कैसे सेंडर होता है, कैसे रिसेंड होता है, कैसे अटैच करते हैं, कैसे सीसी भेजते हैं, कैसे बीसीसी भेजते हैं, वो ईमेल हो जाता है। अगर आपको ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो उसके लिए क्या आपको सेटअप करना पड़ेगा, कौन कौन से मीडियम जिसके थ्रू आप ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, उनको कैसे सेटअप करें, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं, वो सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगला पॉइंट है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। देखिए आजकल हायर एजुकेशन ने क्या किया है, बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव कर रहा है। डिजिटल इनिशिएटिव का मतलब होता है कि अपने कंटेंट को इंटरनेट पर डालना। अब इंटरनेट पर कैसे डाल सकते हैं, या तो वो यूट्यूब पे हो सकता है, या फिर आप कोई अगर आपके डॉक्यूमेंट है तो डिजी लॉकर करके डिजिटल लाइब्रेरी होती है वहां पर सेव कर सकते हैं, या लेक्चरर रख सकते हैं, या कंटेंट रख सकते हैं। तो ये सब हायर एजुकेशन कर रहा है, तो कौन कौन से तरीके अपना रहा है एजुकेशन, वो आपको इस पॉइंट से अंतर्गत आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें आईसीटी एंड गवर्नेंस। आईसीटी एंड गवर्नेंस का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है गवर्नेंस का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है वो अपने आप कैसे अपनी डिफरेंट जो योजनाएं हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाती है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, कैसे गवर्नेंस करती है, और इस गवर्नेंस में आईसीटी का क्या रोल है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, किस तरीके से वेबसाइट के थ्रू पहुंचाएगी, किस तरीके से वो डिफरेंट ऐप के थ्रू पहुंचाएगी, किस तरीके से वो लोगों से फीडबैक लेगी, किस तरीके से योजनाओं को गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी, किस तरीके से वो कंप्लेंट लेगी, ग्रीवांसेस करेगी, वो सब चीजें जो आती हैं वो आती हैं आईसीटी और गवर्नेंस के अंतर्गत। तो ये अपना 8th यूनिट हुई जिसमें अपन ने देखा आईसीटी के बारे में और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। तो आइए देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इस पॉइंट के अंतर्गत वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सरकार या राज्य या उस जगह की सोशल एक्टिविटीज में होता है कि भाई इस शताब्दी में कौन कौन से गोल ऐसे हैं एनवायरनमेंट बेसिस पे जो कि हमें प्राप्त करने हैं कि 2032 तक ये हो जाएगा, 2050 तक ये हो जाएगा। तो इस टाइप के जो गोल्स होते हैं, जो ईयर वाइज होते हैं, जो आने वाले टाइम फ्यूचर में हमें अटेंड करना है, जिसको हम कर सकते हैं, वो सब पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसकी आपको कोई इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं।
इसी तरीके से ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोलॉजी एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ह्यूमन और एनवायरमेंट इंटरेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब होता है मानव जनित जो क्रियाकलाप है, जैसे डैम बनना है, बांध बन रहा है, या फैक्ट्री लगा रहे हैं, या कुछ ऐसे सड़क कर रहे हैं, या व्हीकल चल रहे हैं, तो उसका क्या एनवायरमेंट असर होता है हमारे एनवायरमेंट, उसका क्या असर होता है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, वो भी सब कहलाती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक्टिविटीज। और उसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या क्या होता है, फैक्ट्री आप लगाओगे तो क्या असर पड़ेगा, बांध बनाओगे तो आप क्या असर पड़ेगा, वो सब पॉइंट्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से एनवायरमेंट इश्यूज, लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। ये जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, इसके कॉजेस क्या क्या है, और इन कॉजेस की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, और उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या काम करना है, वो सब इस पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, इसके अंतर्गत आता है। इसी तरीके से वेस्ट की बात हम करें तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजार्ड और इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह के जो वेस्ट होते हैं, एनवायरमेंटल वेस्ट होते हैं, उनको किस तरह से आप ट्रीटमेंट करोगे, उनका किस तरीके से आप उसको डिस्पोज करोगे, वो सब इसके अंदर हमको देखना होता है। क्लाइमेट चेंज, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, तो इसकी जितने सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डायमेंशन है वो उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट और ह्यूमन हेल्थ, अब आप ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके से ह्यूमन हेल्थ क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे लेड से क्या होगा, SO2 से क्या होगा, मर्क्यूरी से क्या होगा, ये जो किसका कैसा असर पड़ेगा, किससे कैंसर होगा, किससे लंग्स पे असर पड़ेगा, कौन आंख पे असर डालेगा, ये सब पॉइंट्स जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स और उनकी कहाँ कहाँ पर वो बॉडी किस किस पार्ट पे असर डालते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, वाइंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट, ये सब चीजें जो होती है नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने मेगावाट की एनर्जी सोलर से जनरेट कर सकते हैं, कितना वाइंड से जनरेट कर सकते हैं, कितना हाइड्रो से जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन आगे प्रोजेक्ट हैं चल रहे हैं इंडिया में, और किससे कितनी लाइट जनरेट होती है और कितनी एनर्जी बनती है। तो ये सब जितने पॉइंट्स होते हैं इनसे रिलेटेड, सोलर हो, विंड हो, सॉइल हो, हाइड्रो, जियोथर्मल हो, बायोमास हो, न्यूक्लियर हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में आते हैं। उसी तरीके से नेचर हैजार्ड और डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, मिटिगेशन मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, और नेचुरल हैजार्ड और डिजास्टर का मतलब होता है जैसे ज्वालामुखी हो गया, ये नेचुरल हैजार्ड है, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, तो ये सब जो डिजास्टर का, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करोगे, उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी मतलब अगर आप कभी ये हो जाता है तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, वो सब पॉइंट्स इसके अंतर्गत आते हैं, उसके ऊपर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है डिफरेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, एक्ट होते हैं, उसकी जानकारी होना चाहिए, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या होता है उसकी जानकारी होना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या कौन से इंटरनेशनल क्या क्या काम हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, एफर्ट्स हो रहा है, मॉन्स्टर प्रोटोकॉल क्या होता है, रियो समिट क्या होता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये जितने टाइप के अलायंसेस हैं वो क्यों बने, कब बने, उनका पर्पस क्या था, उससे क्या मकसद है इनका बनने का, उससे क्या आप पाना चाहते हैं, तो ये सब इस 9th यूनिट में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा एक सिलेबस होता है जिसमें कोई इसका ओर छोर नहीं होता है, तो इसमें से अगर आप 50% तक भी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से तो वो आपके लिए बेटर होगा, कि उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप 50% भी इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से ही बेटर पोजीशन होगी इस यूनिट के हिसाब से। तो लास्ट यूनिट देख लेते हैं जो कि है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें हम वो बातें पढ़ेंगे, वो चीजें पढ़ेंगे जो हायर एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड है। वो चीजें भी इसमें आएंगी जो ये बताएंगी कि
आजाद नहीं हुआ था तो उसके पहले पहले कौन कौन से हायर एजुकेशन सिस्टम थे, जब उसके बाद में देश आजाद हो गया तो हायर एजुकेशन कौन कौन से सिस्टम आए, इसी तरीके से कौन कौन सी टेक्निकल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, कैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन चल रही है, कैसे वैल्यू एजुकेशन चल रही है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट उनको दे रहे हैं, वो कब कब बने, हायर यूजीसी की क्या क्या प्रस्तावना है, ये सब चीजें जो होती हैं ये सब बातें जो होती हैं वो इस यूनिट में से यूजीसी नेट के पेपर में पूछी जाती है। तो सबको एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में हायर एजुकेशन की जो लर्निंग है वो कौन कौन सी होती है वो आपको बताना है, जैसे आईआईटी हुआ, एम्स हुआ, तो ये इस तरह की जो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन की है उनके बारे में कब बना, कितनी आईआईटीज हैं, कितने एम्स है, वो सब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जब देश हमारा आजाद हुआ उसके बाद के कौन कौन से हायर एजुकेशन सिस्टम आए, किस तरीके से उन्होंने काम किया, वो सब इसमें आता है। ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इंडिया में चल रहे हैं, जैसे कौन से कन्वेंशनल प्रोग्राम मतलब जिसके लिए डिग्री वगैरह की जरूरत होती है, कौन से ऐसे होते हैं जो नॉन कन्वेंशनल है जिसके लिए डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं होती, कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है, तो उनके लिए किस किस तरह के प्रोग्राम है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, वो सब इसमें आता है। इसी तरीके से यहाँ आपको बताना होगा कि कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज है, बीई, एमबीए, एमसीए, उसके बारे में उनकी टेक्निकलिटीज, अगर टेक्निकल है तो वो बताना है, इंजीनियरिंग है या स्किल बेस्ड का मतलब होता है कौन कौन से वोकेशनल एजुकेशन चल रहे हैं, कौन कौन सेंटर हैं और कितने सेंटर बन चुके हैं, उनके नंबर आपको बताना कि कब किस ईयर में बना, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ रखना जरूरी है। इसी तरीके से वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, मॉरल पेपर जो होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, एथिक्स वैल्यूज के बारे में। और एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो एनवायरमेंटल एजुकेशन के सर्टिफिकेट देते हैं, आईएसओ कौन सी होती है, जो एनवायरमेंट के लिए आईएसओ कौन सा सर्टिफिकेट देता है, वो सब एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज बना रही है, क्या क्या किस तरीके से गवर्नेंस कर रही है, गवर्नेंस का मतलब होता है किस तरीके से गवर्नमेंट डेटा के ऊपर काम कर रही है हायर एजुकेशन के, और उसमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसकी यूजीसी जो है वो हायर एजुकेशन की अपेक्स बॉडी होती है, वो कब बनी, कैसे बनी, ये सारे सवाल इस यूनिट से आपसे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में पूछे जा सके। तो इस तरीके से हमने देखा पहली यूनिट से लेकर 10वीं यूनिट तक के यूजीसी नेट के पहले पेपर की तैयारी कैसे करते हैं। तो यदि आप इस तरीके से तैयारी करें तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे स्कोर मार्क्स आएंगे यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में, और आप अपने जो यूजीसी नेट जिस भी सब्जेक्ट में आप दे रहे हैं वो आप क्रैक कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।